उनके लिए एसेट एलोकेशन बहुत ज़रूरी है क्योंकि उनके पास में रिटायरमेंट के लिए बहुत कम टाइम बचा है। अगर वो सारा का सारा पैसा इक्विटी में डालेंगे तो उनके लिए नुकसान हो सकता है। आप गोल्ड में निवेश कीजिए, आप कमोडिटीज़ में निवेश कीजिए, कुछ पैसा आप इक्विटीज़ में डालिए क्योंकि इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए आपको इक्विटीज़ में डालना पड़ेगा। तो आप अपने पोर्टफोलियो को ऐसे डाइवर्सिफाई कीजिए जहाँ पे आपको रिटर्न भी मिले और रिस्क भी कम हो। पोर्टफोलियो को हमेशा के लिए स्ट्रॉन्ग करना है। हालांकि देखिए फ्लक्चुएशन तो बहुत ज़्यादा आती रहती हैं, तो एक सेफ जोन जो होगा एक न्यू बिगिनर के लिए वो क्या होगा? कभी कभी जो ओवर डाइवर्सिफिकेशन वो आपके लिए नुकसान का होता है। मैक्सिमम आपको 5 से 6 फंड में लगाना चाहिए पैसा, अच्छा। ताकि आप उसको उस पोर्टफोलियो को अच्छे से वॉच भी कर सके और आपको उसमें अच्छा रिटर्न भी आ सके। क्योंकि अगर आज आपको फिंगर काटना पड़ रहा है, हो सकता है अगर आपने नहीं उसमें से निकला तो कल को आपको हाथ काटना भी पड़ सकता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आज आपको इसमें 20% का नुकसान हो रहा है, 30% का नुकसान हो रहा है, अगर आज आप एग्जिट नहीं करते हैं, आप इमोशंस के साथ जुड़े रहते हैं कि यार नुकसान हो रहा है, मैं कैसे निकलूँ, तो हो सकता है आपको 50, 60, 70% भी नुकसान हो जाए। आप 500 रुपये इन्वेस्ट करके देखिए, 30 साल तक आपका 1 करोड़ रुपये बन जाएगा। अच्छा। अगर आप 500 रुपये आज कोई इन्वेस्ट करना शुरू करता है और बीच बीच में स्टेप अप करना शुरू करता है तो 30 से 35 साल में आपका 1 करोड़ रुपये बन जाएगा। तो जल्दीबाजी में मत पैसा बनाइए, जल्दीबाजी में नुकसान भी हो सकता है आपका, और नुकसान होता है। ऐसा देखा गया है कि 100 में से 3-4 लोगों को नुकसान होता है। क्यों नुकसान होता है? क्योंकि वो जल्दीबाजी में होते हैं। तो जल्दीबाजी में कोई भी पोर्टफोलियो बिल्टअप नहीं हो सकता। हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पॉडकास्ट में जिसका नाम है स्मार्ट एसआईपी। मैं हूं आपके साथ संध्या बेस्ट। दोस्तों, हर निवेशक का एक सपना होता है एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बनाने का, लेकिन जिस तरीके से मार्केट में उतार चढ़ाव आता है, कोई अनसर्टेनिटी हो जाती है, ऐसे में अपने पोर्टफोलियो को हरा रखना यानी कि स्ट्रॉन्ग बनाए रखना ये कितना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। लेकिन अगर आप भी ये सोचते हैं कि आपका जो पोर्टफोलियो है वो हरा भरा रहे, तो उसके लिए आपको क्या प्लानिंग करनी चाहिए? आखिर कौन कौन से वो मेन पॉइंट्स होते हैं, कौन कौन से वो पिलर होते हैं जिनको अपनाने से आप अपने पोर्टफोलियो को हमेशा के लिए स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। तो आज का जो ये टॉपिक है बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज इस पॉडकास्ट में हम निवेश से जुड़ी तमाम बातों के बारे में तो बात करेंगे ही, लेकिन उससे पहले ये भी समझेंगे कि आखिर स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो होता क्या है, इसको कैसे सुरक्षित रखा जाना चाहिए और कौन कौन से टिप्स आपके द्वारा अपनाने चाहिए। तो आज इस पॉडकास्ट में हमारे साथ एक बार फिर से जुड़े हैं मेरे खास मेहमान के प्रहलाद, को फाउंडर है गुल्लक थ्योरी के और साथ ही म्यूचुअल फंड पर्सनल फाइनेंस के एक्सपर्ट हैं। प्रहलाद जी, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पॉडकास्ट में। शुक्रिया संध्या जी, शुक्रिया। प्रहलाद जी, जैसे कि आज का जो हमारा टॉपिक है, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है। मुझे लगता है कि जितने भी व्यूअर्स इस वक्त हमें देख रहे हैं उनको बहुत मजा आने वाला है। एंड तक अगर वो हमारे साथ बने रहेंगे तो सबसे पहला, जैसे कि मैंने ओपनिंग के टाइम ही बोला था कि एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो को समझना कितना जरूरी है। सबसे पहले तो मेरा यही सवाल कि आखिर ये स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो होता है? स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो की अगर हम बात करें तो स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो का मतलब होता है कि आपको मार्केट के धूप और छांव दोनों से बचा के रखे। राइट। स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो का मतलब होता है कि जो आपकी लक्ष्य है उसको पूरा करे, जो रिस्क है उसको कंट्रोल में रखे, एंड जो आपको सही दिशा में आपके पोर्टफोलियो को लेके जाए, जो आपने सोच रखा है, जो आपके माइलस्टोन है उसको पूरा करने में मदद करे, वही स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो होता है। सिंपल शब्दों में कहें तो स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो का मतलब होता है सही मिक्स इनटू सही स्ट्रेटजी इक्वल टू सही समय पर निर्णय लेना। अच्छा। अगर ये आपने कर रखा है तो जो आपकी पोर्टफोलियो है वो बहुत ही स्ट्रांग है, जो आपको आपके गोल तक लेके जाएगा। अगला सवाल यही कि जैसे कि फाइनेंशियल गोल्स की अक्सर बातचीत होती है, तो अगर एक पोर्टफोलियो को बिल्ड करना है, उसे स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो उसके लिए फाइनेंशियल गोल होना कितना ज़रूरी है? और अगर इंसान फाइनेंशियल गोल नहीं बनाता है तो क्या कुछ नुकसान भी उसे उठाने पड़ सकते हैं? बिल्कुल नुकसान हो सकता है। बिना फाइनेंशियल गोल के पोर्टफोलियो बनाने का मतलब कि आप आंख बंद करके ड्राइव कर रहे हो। अगर आप आंख बंद कर ड्राइव करोगे तो क्या होगा? एक्सीडेंट ही होगा। एक्सीडेंट हो सकता है। राइट। बिना फाइनेंशियल गोल के अगर आप पोर्टफोलियो बनाते हैं ना, तो वैसे ही जैसे कि आप आंख बंद करके ड्राइव कर रहे हो। अगर आपने सही तरीके से अगर आपने फाइनेंशियल प्लानिंग कर रखी है, अगर आपने गोल को बना रखा है, तो आपको वो बताएगा कि कितना रिटर्न चाहिए,
कितने समय में चाहिए और आपको कितना रिस्क लेना है। कभी कभी बिना गोल के निवेश करने से आपको नुकसान भी हो सकता है कि आप जल्दीबाजी में डिफरेंट डिफरेंट एसेट एलोकेट कर सकते हो जो आपको नुकसान देगा, राइट। अच्छा। तो जब भी आप अपने पोर्टफोलियो को बनाएं तो सबसे पहले ये निर्णय लें कि आपको आपका गोल क्या है, आपका पर्पस क्या है, उस हिसाब से अपने पोर्टफोलियो को फिर बिल्ड करें। अच्छा, जिस तरीके से अगर पोर्टफोलियो को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो उसमें एज फैक्टर का कितना रोल अदा होता है, मतलब कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है एज फैक्टर, और साथ ही अगर रिस्क एपेटाइट की मैं बात करूं तो इसका क्या तालमेल है? सी अगर मैं 30 साल की पोर्टफोलियो की बात करूं और जो 50 साल के लोग हैं उनकी पोर्टफोलियो की बात करूं तो दोनों में बहुत डिफरेंट है। डिफरेंस कैसा है कि जो 30 साल के लोग हैं, जो 30 साल के नौजवान हैं, वो अपने पोर्टफोलियो में रिस्क ले सकते हैं, यानी मोस्टली पैसा वो इक्विटी में डाल सकते हैं। लेकिन जो 50s में हैं वो उनके लिए एसेट एलोकेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनके पास में रिटायरमेंट के लिए बहुत कम टाइम बचा है। अगर वो सारा का सारा पैसा इक्विटी में डालेंगे तो उनके लिए नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे एसेट एलोकेशन का काम आता है कि आप अपने पैसे को कैसे एसेट एलोकेट कर सकते हो। जो 30 साल के लोग हैं उनके पास में काफ़ी लंबा वक्त है, अगर मार्केट टूटेगा भी तो उनके पास अपॉर्चुनिटी है एक लंबा पोर्टफोलियो बनाने का। लेकिन जो 50s में है उनके लिए थोड़ा सा रिस्क है। तो आप अपने जब आप 50s में हो तो आप उस हिसाब से जो आपका गोल है उसको निर्धारित करके आप अपने एसेट को एलोकेट कीजिए और कोशिश कीजिए कि कुछ पैसा आप डेट में भी रखें। अगर मार्केट टूटता है तो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा, ताकि आपका नुकसान कम हो आपके पोर्टफोलियो का। अच्छा, एक सवाल, जैसे आपने ये कहा कि 50s वालों को थोड़ा सा सोच समझ के ही एलोकेशन करना चाहिए, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो इस एज के लोग हैं उनको कहाँ पर पैसा लगाना चाहिए? सी जो अगर 50s में है वो अपने पैसे को मोस्टली डेट प्रोडक्ट में रखें। डेट प्रोडक्ट में क्या होता है कि आपका पैसा सेफ है। आप गोल्ड में निवेश कीजिए, आप कमोडिटीज़ में निवेश कीजिए, कुछ पैसा आप इक्विटीज़ में डालिए, क्योंकि इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए आपको इक्विटीज़ में डालना पड़ेगा। तो आप अपने पोर्टफोलियो को ऐसे डाइवर्सिफाई कीजिए जहाँ पे आपको रिटर्न भी मिले और रिस्क भी कम हो। अगर आप 30s में हैं तो आपको सारा पैसा आप इक्विटीज़ में डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका इसमें बहुत लंबा वक्त है। बट अगर आप 50s में हैं, आप 60s में हैं, तो आपको एसेट एलोकेशन बहुत ज़रूरी है। डेट की तरफ आपको जाना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए। वैसे काइंड ऑफ एसेट एलोकेशन की तो बात हो ही गई है, लेकिन अगर मैं डाइवर्सिफाई की बात करूं, डाइवर्सिफिकेशन, देखिए अक्सर जब भी इन्वेस्टमेंट की बात आती है ना तो ज़्यादातर एक्सपर्ट ये कहते हैं कि डाइवर्सिफाई होना बहुत ज़रूरी है। तो आप क्या मानते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में जितने भी इन्वेस्टर होते हैं उनमें डाइवर्सिफिकेशन का कितना रोल है? सी डाइवर्सिफिकेशन ना वो एक सीट बेल्ट की तरह है जो आपको बचाता है, रोकता नहीं है। लेकिन कभी कभी डाइवर्सिफिकेशन के चक्कर में ना लोग क्या करते हैं, वो ओवर डाइवर्सिफाइड कर देते हैं। वहाँ पे आपको पता नहीं चलता कि आपने कितना इन्वेस्ट किया है, क्योंकि छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स होती है, वहाँ पे रिटर्न भी छोटा छोटा आता है। तो कभी कभी जो ओवर डाइवर्सिफिकेशन वो आपके लिए नुकसान का होता है। मैक्सिमम आपको 5 से 6 फंड में लगाना चाहिए पैसा, अच्छा। ताकि आप उसको उस पोर्टफोलियो को अच्छे से वॉच भी कर सके और आपको उसमें अच्छा रिटर्न भी आ सके। तो कभी भी किसी भी इन्वेस्टमेंट में ओवर डाइवर्सिफाई मत कीजिए। आप 5 से 6 इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में ही डालिए, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा वो। अच्छा, डाइवर्सिफिकेशन की आपने बात कर दी है, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे कि आपने कहा कि उसे वॉच भी करते रहो, और ओवर कई लोग ये गलती कर देते हैं कि वो जी। देखते नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और ओवर डाइवर्सिफाई करने से जो आपका रिटर्न है वो डाइल्यूट भी हो जाता है। पता नहीं चलता कि कितने सी आप ये ऐसे देखिए कि आपने एक फंड में कुछ पैसे लगा लिए, दूसरे में कुछ पैसे लगा लिए, कुछ तीसरे में कुछ पैसे लगा दिए, अब उस पर रिटर्न उसी हिसाब से आएगा, नुकसान भी उसी तरीके से दिखेगा। तो आप उसको कैलकुलेट कर पाना बहुत मुश्किल कि किससे आप एग्जिट करें और किस में आप बने रहें। तो एडवाइजेबल यही है कि आप सेलेक्टेड फंड में इन्वेस्ट कीजिए, 4-5 फंड में इन्वेस्ट कीजिए, ताकि आपको पोर्टफोलियो बनता हुआ दिखे। अदरवाइज अगर नॉर्मली लोग करते हैं कि अपने पोर्टफोलियो में 20, 25, 30 म्यूचुअल फंड्स लेके बैठे रहते हैं, वहाँ पे कभी भी पोर्टफोलियो बिल्टअप नहीं हो सकता। अगर आप इतने फंड में लगाएंगे तो आपका जो रिटर्न है वो डाइल्यूट होगा ही होगा। तो यही एडवाइजेबल है कि आप जब भी पैसे इन्वेस्ट कीजिए तो 5-6 फंड में इन्वेस्ट कीजिए, जो अच्छे फंड है उसमें इन्वेस्ट कीजिए। प्रहलाद जी, आपके हिसाब से वो 4 से 5 अच्छे फंड क्या होने चाहिए? अच्छे फंड का तो मैं बता नहीं सकता, अच्छे फंड तो काफ़ी है, बट ये अगर आप देखें तो उसमें गोल्ड भी होना चाहिए, इक्विटीज़ भी होना चाहिए, रियल एस्टेट भी होना चाहिए, सबका मिश्रण होना चाहिए, क्योंकि जो इक्विटी है वो आपका वेल्थ बनाता है। अगर मैं डेट प्रोडक्ट की बात करूं तो एक स्टेबिलिटी देता है आपके फंड में। अगर मैं रियल एस्टेट की बात करूं तो ये लॉन्ग टर्म में आपका एक एसेट बनाता है।
तो जब भी हम किसी भी पोर्टफोलियो में बात करें तो ये तीन मिश्रण होना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे इक्विटी, डेट एंड रियल एस्टेट, और साथ में ऑफकोर्स गोल्ड भी। गोल्ड से आपकी एक जो पोर्टफोलियो है स्टेबल होती है। तो पोर्टफोलियो ऐसे बिल्ड करना चाहिए हमें। अच्छा, इनमें रेशियो क्या होना चाहिए? जैसे कि आपने इक्विटी, डेट और गोल्ड की बात करी, कहीं ना कहीं तो फिर इनमें रेशियो किस हिसाब से डिसाइड किया? जो मेरा फेवरेट है ना वो EDZ। ई का मतलब हो गया इक्विटी। इक्विटी के अंदर तकरीबन 60% आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। डी का मतलब हो गया डेट, जिसमें आपको तकरीबन 25% इन्वेस्ट करना चाहिए। गोल्ड के अंदर 10% करना चाहिए, और जो बाकी 5% है वो आपको किसी भी अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट में, चाहे रियल एस्टेट हो गया या कमोडिटीज़ हो गया, उसमें हमें करना चाहिए। जैसे आजकल गोल्ड बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है, तो आपको लगता है कि गोल्ड में ज़्यादा इन्वेस्ट किया जाना चाहिए ताकि कहीं ना कहीं, जैसे कि हम पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग की बात कर भी रहे हैं, तो उससे बन सकते बिल्कुल करना भी चाहिए, लेकिन गोल्ड या कमोडिटीज़ एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है जो आपको लंबे वक्त तक ज़्यादा रिटर्न नहीं देता। उसका एक साइकिल है। लास्ट 3 इयर्स 4 इयर्स में देखिए गोल्ड काफ़ी अच्छा चला है, लेकिन अगर मैं पीछे आज से 10 साल पहले चला जाऊँ या 15 साल पहले चला जाऊँ तो बहुत अच्छा रिटर्न नहीं आया था। तो इसीलिए कहते हैं कि ऑलवेज जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है उसको रीबैलेंसिंग करती रहनी चाहिए। जो एसेट्स आपको ज़्यादा रिटर्न दे गया है उसमें से पैसा निकाल करके जो एसेट्स कम दे रहा है उसमें आपको डाइल्यूट करना चाहिए, पैसा उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। अच्छा प्रहलाद जी, अभी थोड़ी देर पहले ना आप एक चीज़ कह रहे थे कि कई सारे लोग ना 40 से 50 फंड में पैसा लगा लेते हैं, लेकिन उनको उसमें फ़ायदा नहीं होता है। तो ऐसे लोगों को आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे कि जो ये गलती वो कर देते हैं ना, उनको ऐसी चीज़ों से कैसे बचना चाहिए? आप ये देखिए कि 40-50 फंड में पैसा लगाने, यानी 40-50 बिजनेस पे आप पैसा लगा रहे हैं। क्या ये पॉसिबल है कि 40-50 बिजनेस को मैनेज करना? अगर आपने उस 40-50 बिजनेस में जो पैसा लगा रखा है, जो म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रखा है, अगर उसको आप 4-5 में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं ना, तो उसको आप मैनेज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि किस में ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा है, किस में ज़्यादा नुकसान आ रहा है। 40-50 में बहुत मुश्किल है उसको बैलेंसिंग करना, उस पोर्टफोलियो को बिल्ड करना कभी नहीं हो सकता। जितने भी एक्सपर्ट है, जितने भी इन्वेस्टर्स है, वो 4-5 प्रोडक्ट्स में ही, 4-5 म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो ऑलवेज यही होता है कि आप 4-5-6 मैक्सिमम 6 में ही इन्वेस्ट कीजिए, उससे ज़्यादा मत इन्वेस्ट कीजिए आप। कोई भी अगर आप देखिए तो कुछ फ्लेक्सी कैप आप ले लीजिए, लार्ज कैप ले लीजिए, स्मॉल कैप ले लीजिए, मिड कैप ले लीजिए। ये 4-5 एसेट क्लास में आप इन्वेस्ट कीजिए, काफ़ी अच्छा रिटर्न देके जाएगा। अच्छा, अगर मान लीजिए जैसे कि एसेट एलोकेशन की बात कर रहे थे, जहां पर आपने इक्विटी, गोल्ड, रियल एस्टेट और म्यूचुअल फंड की बात की कि यहाँ पर आप पैसा लगा सकते हैं। अगर मान लीजिए कि कहीं पे लॉस हो रहा है, फॉर एग्जांपल कि अगर किसी ने एक फंड लिया है, वहां पर उसे लॉस हो रहा है, तो ऐसे में उसको क्या करना चाहिए? वहां पर स्टॉप कर देना चाहिए या फिर कहीं और उसे अप्लाई करना आपको चाहिए? देखना चाहिए कि आप जब इन्वेस्ट कर रहे थे उस एसेट क्लास में, तो उस समय मार्केट क्या था। हो सकता है ऐसा कि उस समय मार्केट काफ़ी अच्छा था, लेकिन उसके बाद जो गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज़ आई, उसका तो वो नहीं चल रहा है। तो आपको इमोशन से डिसीजन नहीं लेना चाहिए। अगर वो सेक्टर नहीं चल रहा है और आपको लगता है कि अगले 1-2 साल में वो सेक्टर नहीं चलने वाला है, नुकसान हो रहा है, तो आपको निकल जाना चाहिए वैसे फंड से। क्योंकि अगर आज आपको फिंगर काटना पड़ रहा है, हो सकता है अगर आपने नहीं उसमें से निकला तो कल को आपको हाथ काटना भी पड़ सकता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आज आपको उस पर 20% का नुकसान हो रहा है, 30% का नुकसान हो रहा है, अगर आज आप एग्जिट नहीं करते हैं, आप इमोशंस के साथ जुड़े रहते हैं कि यार नुकसान हो रहा है, मैं कैसे निकलूँ, तो हो सकता है आपको 50, 60, 70% भी नुकसान हो जाए। तो रीबैलेंसिंग बहुत ज़रूरी है। जब आपको लगता है कि यार ये परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो आप अपॉर्चुनिटी लॉस कर रहे हैं। जितने दिन तक आप रखेंगे उतने दिन का आपको रिटर्न नहीं आएगा। उसके अलावा आप हर रोज़ आपके पोर्टफोलियो में वो नुकसान दे रहा है, तो आपको निकल जाना चाहिए। बिल्कुल। रीबैलेंसिंग की जैसे कि आपने बात करी कि अगर प्रॉफिट नहीं आ रहा है तो वहाँ पर निकल जाना चाहिए। अच्छा, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि अगर पोर्टफोलियो को हमेशा के लिए स्ट्रॉन्ग करना है, हालांकि देखिए फ्लक्चुएशन तो बहुत ज़्यादा आती रहती हैं, तो एक सेफ जोन जो होगा एक न्यू बिगिनर के लिए, वो क्या होगा? वो तो इंडेक्स फंड में डाले पैसा। उनको इंडेक्स फंड में डालना चाहिए। जिनको कुछ नहीं पता, मार्केट से पैसा बनाना चाहते हैं, वो आराम से इंडेक्स फंड में डालें। इंडेक्स फंड में आपको 10 से 12% का रिटर्न आ जाएगा, अगर 5 साल का आपका हॉरिजन है तो। अगर आपने 10 से 12% का रिटर्न से खुश है तो आपको ज़रूर डालना चाहिए, जो न्यू बिगनर है। उसके बाद धीरे धीरे जब आपको लगता है कि मार्केट से रिटर्न बनना शुरू हो गया है, तो आप फिर लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप की तरफ जाइए। नहीं तो इसलिए सबसे बढ़िया है कि आप निफ्टी 50 में पैसा डाल करके भूल जाइए। निफ्टी 50 का मतलब हो गया कि जो हिंदुस्तान के 50 सबसे बड़ी कंपनी है, आप उसमें पैसा लगा रहे हैं, आप उसमें पैसा लगाइए।
अच्छा, अक्सर इन्वेस्टर जो होते हैं ना, जब उनका पोर्टफोलियो रेड हो जाता है, तो ऐसी कौन सी गलती कर वो बैठते हैं जिससे कि ये खामियाजा उन्हें उठाना पड़ता है? आ, वो सही टाइम होता है वेल्थ क्रिएट करने का। अगर पोर्टफोलियो रेड है, इट मीन्स जहाँ पे आपने लिया उससे नीचे जा चुका है मार्केट, है ना। अगर ऐसा देखा गया है कि जब भी मार्केट टूटा है तो वो बाउंस बैक लेता ही लेता है। लास्ट आप 50 60 70 ईयर्स में देख लीजिए। तो आपको उस पिच पे टिके रहना है, वहाँ पे उस पोर्टफोलियो पे। अगर आपके पास में ज़्यादा पैसा है तो आप इन्वेस्ट कर दीजिए वहाँ पे, आप मत निकलिए। अगर आप एग्जिट कर गए, मार्केट चलेगा तो फिर तो आपका पोर्टफोलियो चलेगा नहीं, क्योंकि आप निकल चुके हैं। तो ऑलवेज अगर मार्केट रेड में, अगर आप मार्केट रेड में, आपका पोर्टफोलियो रेड में है, या तो आप इन्वेस्टेड रहिए। अगर आपके पास पैसा है तो उसमें आप और इंसर्ट कीजिए और इन्वेस्ट कीजिए, बट आप एग्जिट मत कीजिए उसमें। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जब सारी दुनिया बेच रही होगी ना, जब सारी दुनिया एग्जिट कर रही होगी, तो वो सही टाइम होता है पैसा बिल्ड करने के लिए। आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए पैसा, क्योंकि ऑलरेडी वो डिस्काउंटेड रेट पे आपको मिल रहा है। जो चीज़ आपने 100 रुपये का लिया था, जो यूनिट 100 रुपये का लिया था, आज वो 70 रुपये का मिल रहा है। तो 30% सेल में मिल रहा है ना। बिल्कुल। तो नॉर्मली लोग सेल में शॉपिंग करते हैं, है ना। तो जब भी ऐसा मौका है तो आपको ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। अच्छा, कई सारे इन्वेस्टर ऐसे होते हैं ना कि वो अपने पोर्टफोलियो को सेव करने के लिए ना 24/7 उसे वॉच करते रहते हैं। तो आपको लगता है कि ये भी एक मिस्टेक हो सकती है कि सबसे बड़ा इस मिस्टेक है, लेवल का सबसे बड़ा मिस्टेक वॉच करना, सबसे बड़ा मिस्टेक है कि आज आपने पौधा लगा दिया और रोज़ आप देख रहे हो कि क्या वो ग्रो और कितना रोजाना है। पानी डाल रहे हैं और फिर जड़ी नहीं खराब हो हो रही है? सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। कभी कभी ऐसा होता है कि ज़्यादा पानी डालने से भी ना आपका जो पौधा है ना, बिल्कुल। प्लांट है ना, वो ख़राब हो जाता है। तो बेहतर ये है कि आपने इन्वेस्ट कर दिया, आप देखिए 3 महीने पे, 6 महीने पे देखते रहिए। देखना भी ज़रूरी है, बट अगर आप हर रोज़ देखेंगे ना तो कभी भी पोर्टफोलियो बिल्टअप नहीं हो सकता। अच्छा, किसी को अगर अपने हाथ जलने से बचाना है तो सेफ जोन आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे कि जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले आपने कहीं ना कहीं कहा कि इंडेक्स फंड सबसे बेस्ट हो सकता है, उसके अलावा जैसे कि एसआईपी को लेकर आप हमेशा से ही म्यूचुअल फंड एसआईपी की जब भी आप बात करते हैं, तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि ये एक सेफ जोन हो सकता है इन्वेस्टर के बिल्कुल, लिए? जो म्यूचुअल फंड एसआईपी है, एसआईपी एक म्यूचुअल फंड नहीं है, एक हैबिट्स है। जो आप ऐसा देखा गया कि जिसने 5 साल तक हर महीने सेव कर लिया, एक डिसिप्लिन, एक हैबिट फॉर्मेशन हो गया। पहला 5 साल आपको रिटर्न देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 5 साल के बाद वो मल्टीप्लाई होके पैसा बढ़ता है। जितना आपने 5 साल में इकट्ठा किया ना, यानी सपोज़ आज आप 10,000 रुपये महीने का एसआईपी कर रहे हो, है ना। अब 5 साल के बाद देखो कि हर रोज़ आपके पोर्टफोलियो में 10,000 रुपीज़ के हिसाब से वो के अंदर बढ़ोतरी हो रहा है। पहला 5 साल तो सिर्फ आप ये देखो कि आपने पैसा इकट्ठा किया है, आप जोड़ते रहो। 5 साल के बाद कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट पड़ेगा। जितना पैसा 5 साल बनाओगे, राइट, 10 साल में उसका 4 गुना बन जाएगा आपका, 20 साल में उसका 16 गुना बन जाएगा। तो कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट 5 साल के बाद ही नज़र आता है। और आप सिर्फ और सिर्फ पहला 5 साल आप पैसा सेव करने का सोचें, आप रिटर्न के बारे में मत सोचिए। अच्छा, शॉर्ट टर्म में पोर्टफोलियो को स्ट्रांग बनाया जा सकता है? सी, अगर शॉर्ट टर्म में पोर्टफोलियो को स्ट्रांग बनाना है तो ज़्यादा पैसा चाहिए। सी, इस मार्केट में 2 चीज़ ज़रूरी है। ज़्यादा पैसा है शॉर्ट टर्म में कर सकते हैं, कम पैसा तो आपको लॉन्ग टर्म वेट करना पड़ेगा। आप कम पैसे से शॉर्ट टर्म में पोर्टफोलियो नहीं बन सकता। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप शॉर्ट टर्म में कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ज़्यादा बड़ा पैसा बनाना है और आपके पास पैसे कम हैं तो आपको लॉन्ग टर्म में ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इन्वेस्टेड रहना चाहिए, तो पैसा बनेगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर पोर्टफोलियो को स्ट्रांग बनाना है तो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टेड होना बहुत ज़्यादा आप ज़रूरी है। 500 रुपये इन्वेस्ट करके देखिए, 30 साल तक आपका 1 करोड़ रुपये बन जाएगा। अच्छा। अगर आप 500 रुपये आज कोई इन्वेस्ट करना शुरू करता है और बीच बीच में स्टेप अप करना शुरू करता है तो 30 से 35 साल में आपका 1 करोड़ रुपये बन जाएगा। 500 रुपये क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, बट 1 करोड़ रुपये की वैल्यू, लेकिन वो 30 साल के बाद बनेगा। बट अगर आपके पास पैसा है, टाइम कम है। सी, इस मार्केट में 2 चीज़ होनी ज़रूरी है, टाइम और पैसा। अगर टाइम नहीं है तो ज़्यादा पैसा होना ज़रूरी है। अगर आपके पास में टाइम है तो कम पैसे से भी आप पोर्टफोलियो बिल्टअप कर सकते हैं। भाई 15,000 रुपये आप हर महीने सेव कीजिए, 15 साल कीजिए। 15 साल में देखिए आपका कंपाउंडिंग के बाद 1 करोड़ रुपये बन जाएगा। 15% का रिटर्न आता है तो, और इतना तो आता ही आता है। अच्छा, इन्फ्लेशन की आप बात शुरू में कर रहे थे कि कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन का भी इम्पैक्ट पड़ता है, तो आपको लगता है कि आने वाले टाइम पे अगर पोर्टफोलियो को सेफ रखना है तो उसे किस तरीके से इन्फ्लेशन से बचाना ज़रूरी है? सी, जैसे आपने कुछ टाइम पहले बोला कि पोर्टफोलियो रेड में है। आप एक चीज़ ये देखिए, जब भी आपको रेड में नज़र आए, मार्केट जिस दिन भी आपको रेड में नज़र आए,
आप हर महीने एक एक्स अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, राइट। आप कोशिश कीजिए कि अगर 10,000 रुपये का आप सेव करते हैं ना, तो 5,000 रुपीज़ आप अलग से रखिए। अच्छा। जिस दिन भी आपको लगता है कि मार्केट 2-3% टूट चुका है, उस दिन पैसा आप इन्वेस्ट कर दीजिए। उससे क्या होगा, आपकी जो यूनिट्स है सस्ते रेट पे मिल जाएगी और इन्फ्लेशन को बीट करने में बहुत मदद करेगा वो, क्योंकि वो स्टेप अप हो गया। आप 10,000 रुपीज़ तो कर रहे थे हर महीने का, बट उसमें अगर आपने किसी महीने 2,000 रुपये एक्स्ट्रा, किसी महीने 3,000 रुपये एक्स्ट्रा आप रखिए। जिस दिन मार्केट ट्रेड में होता है उस दिन आप इन्वेस्ट कीजिए, देखिए मैजिकल फिगर आपको नज़र आएगा। आप जो सोच रहे हैं उससे 3 टाइम्स ज़्यादा पैसा मिलेगा आपको। अच्छा, जैसे कि आपने कहा कि आप 500 रुपये भी अगर बचाते हैं, उसे भी इन्वेस्ट करते हैं, तो कुछ सालों के बाद आप करोड़पति बन सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि करोड़पति अगर इंसान को जल्दी बनना है, वो चाहता है कि मुझे आने वाले टाइम पे एक अच्छा खासा कॉर्पस तैयार करना है, तो उसके लिए क्या प्लानिंग उसके अंदर होनी चाहिए? क्या उसका माइंडसेट होना चाहिए कि वो बहुत जल्दी उस गोल को अचीव कर सके? देखिए इस मार्केट में ना अगर आपको टाइम के हिसाब से करोड़पति बनना है तो नॉर्मली आप 7 से 8 साल में बन सकते हैं। आप 25,000 रुपये महीना सेव कीजिए तो आप बन सकते हैं। लेकिन अगर आप जल्दीबाजी में हैं कि मुझे बहुत जल्दी बनना है, तो आपको तकरीबन 12 से 15 साल का टाइम लगेगा। अच्छा। है ना। जल्दीबाजी में ज़्यादा टाइम लगता है। अगर आप जल्दीबाजी में नहीं है तो आपका पैसा 7-8 साल में डबल हो जाता है। लेकिन अगर आप जल्दीबाजी में तो आपको 15 साल लगेगा। क्यों 15 साल लगेगा? कि जल्दीबाजी में फिर आप डिसीजन गलत लेना शुरू कर देते हैं। आज इसमें लगाया, कल उसमें लगाया, आप सिर्फ चैटिंग करना शुरू कर देते हैं। तो आप वो मत कीजिए। आप एक डिसिप्लिन इन्वेस्टर बनिए। सी आप म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगा रहे हैं, इक्विटीज़ में पैसा लगा रहे हैं, यानी किसी के बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं। किसी के बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं तो थोड़ा सा वेट तो करना पड़ेगा ना, उसका इम्पैक्ट देखने के लिए, उसका बेनिफिट देखने के लिए। तो जल्दीबाजी में मत पैसा बनाइए। जल्दीबाजी में नुकसान भी हो सकता है आपका, और नुकसान होता है। ऐसा देखा गया है कि 100 में से 3-4 लोगों को नुकसान होता है। क्यों नुकसान होता है? क्योंकि वो जल्दीबाजी में होते हैं। तो जल्दीबाजी में कोई भी पोर्टफोलियो बिल्टअप नहीं हो सकता। अच्छा। आपको टाइम देना पड़ेगा। आप ये चाहेंगे कि आप आज आप एक प्लांट लगा दीजिए और आप पूरी 24/7 उसमें आप पानी डालते रहिए, तो क्या वो प्लांट कभी ग्रो हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा ना, जबकि आपने पूरी मेहनत की। बिल्कुल। उसी तरीके से पोर्टफोलियो अपने टाइम के हिसाब से ही बनेगा। आप ये चाहेंगे कि भाई हम डिफरेंट एसेट एलोकेशन करके इक्विटी का एक्सपोजर ज़्यादा ले करके मार्केट टूटेगा तो बहुत ज़्यादा डेंट पड़ेगा आपके पोर्टफोलियो पे। लेकिन यही तो गलती कर जाते हैं ना, जब मार्केट टूटती है तो इन्वेस्टर अक्सर इसी चीज़ की वजह से ही अपने पूरे पोर्टफोलियो का गेम ही बिगाड़ देते हैं। यस, जबकि अगर मार्केट टूटती है तो आपके पास में अपॉर्चुनिटी है, सेल लगती है तो आपके पास में अपॉर्चुनिटी है पैसा बचाने का, है ना। अगर मार्केट टूटती है तो आप इन्वेस्ट कीजिए, ना कि आप निकलिए, क्योंकि वेल्थ तभी क्रिएट हो सकता है जब आप रेड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ग्रीन में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो शायद वेल्थ बहुत टाइम के बाद बनेगा। लेकिन अगर आप रेड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, भाई सेविंग कब कर सकते हैं आप? जब मार्केट में सेल लगी हुई है ना। बिल्कुल। है ना। जब मार्केट में सेल नहीं लगी हुई, जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हर कोई उस लेवल पे इन्वेस्ट कर रहा है, हर कोई उस लेवल पे शॉपिंग कर रहा है। लेकिन जब मार्केट 20%, 10%, 5%, 2% टूटा हुआ है तो आप इन्वेस्ट कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। प्रहलाद जी, जैसे कि हमने ना इस साल देखा कि मार्केट में उतार चढ़ाव बहुत ही ज़्यादा देखने को मिला है, और बहुत लंबे महीनों के बाद, लंबे वक्त के बाद ना थोड़ा सा लोगों को, इन्वेस्टर्स को राहत मिली जब 26,000 पर कहीं ना कहीं निफ्टी पहुंची। लेकिन अगर मार्केट जब क्रैश होता है तो ऐसी कंडीशन में अपने पोर्टफोलियो को बचाना कैसे ज़रूरी होता है, और क्या क्या टिप्स उसमें अपनाने चाहिए? सी जब मार्केट क्रैश होता है ना, तो इन्वेस्टर के लिए वो एग्ज़ाम का टाइम है, राइट। अगर जो घबराता नहीं है वही इस मार्केट में फिर पास होता है। तो जब भी मार्केट क्रैश होता है ना, वो आपका एग्ज़ाम का टाइम है। आप कूल काम उस मार्केट को निकलने दीजिए। आप सिप कर रहे हैं, सिप को जारी रखिए, अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू कीजिए, एंड उस समय पैसा आपके पास में है तो आप ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए मार्केट में, क्योंकि ये एक आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। जो इसको एज ए अपॉर्चुनिटी देखेगा मार्केट क्रैश को ना, वो पैसा बहुत बड़ा बिल्टअप कर सकता है। और ऐसा देखा गया है पास्ट 20, 30, 40, 50 ईयर्स में कि जब मार्केट क्रैश होता है ना तो वो एक बाउंस बैक करता है। तो ऑलवेज आप इन्वेस्ट कीजिए और घबराइए मत। अगर आप नहीं घबराते तो आप पास कर जाते हैं इस मार्केट में और अच्छा पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं। प्रहलाद जी, मेरा एक सवाल ये है कि अगर कोई नेशनल मार्केट में तो दाव लगा रहा है, लेकिन अगर उसे पोर्टफोलियो को और अच्छे से बिल्ड करना है
तो क्या वो इंटरनेशनल मार्केट में दांव लगा सकता है? बिल्कुल आज की दुनिया में अगर हम देखें तो पोर्टफोलियो को पासपोर्ट देना ज़रूरी है। मीन्स आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर रखना चाहिए। इंडियन मार्केट काफ़ी अच्छा मार्केट है, इन्वेस्ट करना चाहिए। अ, अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी आप डॉलर में अर्निंग कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि डॉलर किस हिसाब से बढ़ रहा है। हाँ। यूएस की टेक्नोलॉजी देख लीजिए या फिर यूरोपियन कंट्रीज़ का इनोवेशन देख लीजिए, तो आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर ज़रूर अपने पोर्टफोलियो में एटलीस्ट 10 to 15% रखना चाहिए, ताकि आपके पोर्टफोलियो को एक स्टेबिलिटी भी मिले, प्लस मार्केट का, इंटरनेशनल मार्केट का एक्सपोजर भी मिले। तो लेकिन ज़रूर ये करना चाहिए। किन इन्वेस्टर को आप एडवाइस करना चाहेंगे कि अगर कोई इंटरनेशनल मार्केट जो में दांव थोड़े लगाए? सीजन्ड प्लेयर है, जो लास्ट 5-10 ईयर से इन्वेस्ट कर रहे हैं, या जो यंग इन्वेस्टर्स है, जिनको थोड़ा सा इंटरनेशनल मार्केट के बारे में पता है, उनको सबसे पहले पढ़ना चाहिए थोड़ा सा, उसके बाद लगाना चाहिए। क्योंकि कई सारे लोग ना इन्फ्लुएंस हो जाते हैं किसी की बातचीत से कि आप इंडियन मार्केट में पैसा ना लगा के बल्कि आप सीधा जो दाव है वो इंटरनेशनल मार्केट में लगाओ, आपको ज़्यादा आप बेनिफिट। ऐसे देखिए, आज के डेट में अगर मैं टेक्नोलॉजी की बात करूँ, तो ये से आगे कोई बढ़ सकता है क्या? नहीं बढ़ सकता ना। अगर मैं इनोवेशन की बात करूँ, इनोवेशन में क्या आपको लगता है यूरोपियन कंट्री से, जर्मनी से कोई आगे बढ़ सकता है? कोई बढ़ सकता है क्या? नहीं बढ़। अगर मैं ग्रोथ की बात करूँ, तो चाइना से आगे कोई बढ़ सकता है क्या आज की डेट में? अगर आपको चाइना मार्केट का अगर आपको एक्सपोजर चाहिए, या अगर आपको आईटी का एक्सपोजर चाहिए, तो आपको यूएस मार्केट में लगाना चाहिए पैसा। अगर आपको ग्रोथ चाहिए, तो चाइना मार्केट में पैसा लगाना चाहिए। अगर आपको इनोवेशन में जाना है, तो आपको ज़रूर यूरोपियन मार्केट में पैसा लगाना चाहिए। और आप इंडिया में बैठे हुए आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन सारे कंट्री में पैसा लगा सकते हैं। ज़रूर लगाना चाहिए। एटलीस्ट अपने पोर्टफोलियो का 10 से 15% तो आपको ज़रूर लगाना चाहिए। अच्छा, नए इन्वेस्टर को ये एडवाइस आप बिल्कुल नहीं करना चाहेंगे? हाँ, मुझे लगता है थोड़ा सा पढ़ ले, उसका फिर इन्वेस्ट ज़रूर करें। अच्छा, यस, पैसा बना लेंगे। बहुत पैसा बनेगा। कितना, क्या अंदाजा आप कहना चाहेंगे, मतलब ये कहेंगे कि करोड़पति बन सकते हैं? ऑफ कोर्स लोग इन्वेस्ट इसलिए करता है, बट अब मुझे लगता है करोड़ से ज़्यादा सोचना चाहिए। जिस हिसाब से इन्फ्लेशन है, अब करोड़ में कुछ नहीं होने वाला। अब अरबपति बनना चाहिए। मतलब एटलीस्ट आपके पोर्टफोलियो तकरीबन कम से कम 15 से 20 करोड़ रुपए का तो हो। आज लगता है कि 5 करोड़ रुपए है, बट आज से 10 साल के बाद 6-7% का इन्फ्लेशन है। आज से 5-10 साल के बाद जो आपका 5 करोड़ रुपए है, वो 4 करोड़ 4.5 करोड़ रुपए रह जाएगा। क्या होगा उससे? बिल्कुल। तो इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए आपको पैसा इक्विटीज़ में लगाना पड़ेगा, जो आपको इन्फ्लेशन को बीट भी कर सके, प्लस आपके पैसे पोर्टफोलियो को एक बिल्ट भी कर सके, इंक्रीमेंट भी कर सके। अच्छा, मान लीजिए कि अगर मैंने गोल्ड में इन्वेस्ट किया है और इक्विटी में भी इन्वेस्ट किया है, लेकिन मुझे इक्विटी से बेनिफिट नहीं मिल रहा है, वहाँ पे मुझे लॉस हो रहा है, गोल्ड से मुझे पैसा अच्छा मिल रहा है, तो उस कंडीशन में जो इन्वेस्ट है वो मुझे इक्विटी में भी जारी रखना चाहिए, वहाँ पे स्टॉप कर देना चाहिए? सी, अब देखिए कि आपका, जब आपने इन्वेस्ट किया था इक्विटी में, आपका गोल क्या था, राइट? इक्विटी के अंदर ना, सी, इक्विटी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना का मतलब आप किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। किसी भी बिजनेस में अगर आपने 10 ईयर्स के लिए कोई बिजनेस अगर आप 10 साल के लिए कर रहे हैं, या 10 साल आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको हर साल रिटर्न नहीं आएगा। आपको उस 10 साल में से 5 साल, 6 साल, 7 साल रिटर्न आएगा। 2 साल, 3 साल ऐसा होगा जहाँ पे रिटर्न बिल्कुल भी नहीं आएगा। हो सकता है जो पिछले 2-3 साल से आपको रिटर्न नहीं आ रहा है, वो वही पीरियड चल रहा हो, बट आई एम श्योर अच्छी कंपनी में अगर आपने पैसा लगा रखा है, तो हो सकता है 2 साल 3 साल में रिटर्न नहीं आया हो, लेकिन आने वाले दिनों में आपको ज़रूर रिटर्न मिलेगा। तो बिल्कुल भी नहीं निकलना चाहिए। आपको अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करना चाहिए कि जिस सेक्टर में आपने पैसा लगा रखा है, वो सेक्टर कैसा चल रहा है। अगर वो सेक्टर अच्छा चल रहा है लेकिन आपका पोर्टफोलियो नहीं चल रहा, तो फिर एग्जिट करना चाहिए। बट आपका पोर्टफोलियो भी नहीं चल रहा और सेक्टर भी नहीं चल रहा, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको इन्वेस्टेड रहनी चाहिए। बिल्कुल, मतलब ये सब चीज़ों का ध्यान इन्वेस्टर को रखना बहुत ज़रूरी है। इन्वेस्टर इसीलिए जो आपके एडवाइज़र होते हैं ना, वो आपके लिए गूगल मैप की तरह काम करते हैं। वो आपको सही डायरेक्शन देता है, हैंड होल्डिंग देता है कि आपको कौन सा पोर्टफोलियो के अंदर पैसा रखना चाहिए, किससे एग्जिट करना चाहिए, किसको स्विच करना चाहिए। शायद बीइंग इन्वेस्टर उतना पता नहीं होता, बट जो आपके फंड मैनेजर है उनको ये सब पता है। उनके ऊपर भी एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि पोर्टफोलियो को किस तरीके से सेव किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऑफ कोर्स, यस। जो आपके फंड मैनेजर है, जो आपके एडवाइज़र है, उनके ऊपर रिस्क है। अगर वो गलत तरीके से मैपिंग करेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। तो ऑलवेज आप अपने जो फंड मैनेजर है, जो आपके एडवाइज़र, उनको आप देख के चुनिए कि कौन है, कितना एक्सपीरियंस है,
है ना? बिल्कुल। तो ये ज़रूरी है। बिल्कुल जब तक आपका सारथी सही नहीं होगा तो सही डायरेक्शन नहीं मिल नहीं पाएगी। मिल पाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्रहलाद जी बहुत बहुत थैंक्स आपका ये तमाम जानकारी हमारे व्यूवर्स तक पहुंचाने के लिए। मुझे लगता है कि जब भी आप कुछ एडवाइस देते हैं तो हमारे दर्शक जो होते हैं, व्यूवर्स जो हमें इस वक्त देख रहे हैं, बहुत ही गहनता से हमारे पूरे पॉडकास्ट को देखते हैं और कहीं ना कहीं उन्हें बहुत पसंद भी आता है, क्योंकि जिस तरीके से आप एग्जाम्पल सेट करते हैं कि कैसे इन्वेस्टमेंट जर्नी को उन्हें बेहतर बनाना चाहिए और सोच समझकर ही इन्वेस्ट किया जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि दोस्तों आज के पॉडकास्ट में आपके दिमाग में जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो ज़रूर दूर हो गए होंगे। और आपको क्या लगता है कि एक पोर्टफोलियो को कहीं ना कहीं सेफ बनाने के लिए, स्ट्रांग बनाने के लिए जो ये तमाम तरीके हैं वो अगर आप अपनाते हैं तो किस तरीके से वो काम करता है, और अगर आप कोई भी चूक करते हैं तो उसके बाद आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो आपके जो भी सवाल हैं, जो भी राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय आप ज़रूर दें। तो दोस्तों फिलहाल इस पॉडकास्ट में इतना ही। अगले पॉडकास्ट में हम फिर मिलते हैं नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।